हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। मैं रिचा। हमारी ये एनसीईआरटी साइंस की क्लास है जिसमें हम क्लास 8th की साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज हम 5th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 4th चैप्टर तक बहुत अच्छे से समझा था, चीज़ों को डिस्कस किया था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। तो हमारी ये एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसमें सबसे पहले हमने साइंस को उठाया हुआ है। साइंस की क्लास 6 एनसीईआरटी को क्लास 7th को बहुत अच्छे से समझा। अब उसी सीरीज़ में हम क्लास 8th को देख रहे हैं जिसमें 5वां चैप्टर आज होगा। 5वें चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बेहद ही हेल्पफुल होगा आपके आगामी सभी एग्ज़ाम। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे जैसे कि टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हो गया, सीटेट, टेट, केवीएस, JSSB, सुपर टेट, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी या यूपीएलटी ग्रेड का एग्ज़ाम जो हो गया, या फिर यूपीएससी, यूपी यूपीपीएससी या एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी लेखपाल, अभी आने वाले दिनों में बहुत सी वैकेंसीज आने वाली हैं। उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनसीईआरटी सीरीज आपको हेल्प करेगी। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हर वीडियो में साथ बनाए रखिए, चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, ये मेरा वादा है आपसे। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन में चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं तो समझने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद भी अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। हम आगे की वीडियो में उसको समझा के ही आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम जैसा कि आपको दिख रहा है, कोयला और पेट्रोलियम, मतलब कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में हम आज जानेंगे कि इसमें से इस चैप्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज को जानेंगे। कौन से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका हम यूज करते हैं, और कोयला या पेट्रोलियम जो है ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। मतलब कुछ हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, वो इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, मतलब अक्षय होते हैं। और कुछ जो है मतलब जो नहीं ख़त्म होने वाले होते हैं उन्हें अक्षय बोलते हैं। और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो एग्जॉस्टिबल होते हैं, मतलब जो समय के साथ समाप्त हो सकते हैं। ये हमारी छोटी सी समरी थी। इस चैप्टर के बारे में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब बेसिकली हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज को देखेंगे जिनका हमारी लाइफ में कोई ना कोई रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है कह लीजिए। तो उसी में से एक है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज पेट्रोलियम और कोल है। इसके बारे में बेसिकली इस चैप्टर में जानेंगे। तो यहाँ बताया गया है कि वायु, जल, मृदा और खनिज नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ये सभी प्रकृति द्वारा क्योंकि हमें उपलब्ध होते हैं इसीलिए हम इसे नेचुरल रिसोर्सेज की श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि वायु ना तो हम क्रिएट करते हैं ना आप क्रिएट करते हैं, वाटर भी हम आप नहीं क्रिएट करते हैं, मिट्टी हो गया, खनिज हो गया, ये सारी चीज़ें हमें हमारी प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई हैं। तो पहली बात तो जो भी हमें हमारा नेचर प्रोवाइड करता है उसकी बहुत हिफाजत करने की ज़रूरत है हमें। उससे अगर आप थोड़ी सी भी छेड़खानी करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव भी वक्त वक्त पे आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये सारी चीज़ें जो है हमारे प्रकृति के साथ थोड़ा सा भी खिलवाड़ होता है तो प्रकृति भी अपना जो एक क्रूर रूप है वो दिखा देती है वक्त वक्त पे। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है कि प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। तो इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। तो टू टाइप के हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जिसमें क्या होता है, कुछ आजीवन कभी भी ख़त्म नहीं होगा ये कह लीजिए जब तक हमारी पृथ्वी है, और कुछ समय के साथ कम होते जा रहे हैं और ख़त्म भी हो सकते हैं। तो पहला क्या है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, मतलब इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज।
तो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को जाना जाए तो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज हमारा सनलाइट हो गया और एयर हो गया। तो जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है ये प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो गया, अब सन रेज वो आपके हमारे लेने से तो ख़त्म नहीं हो जाएगा क्योंकि वो असीमित उसका भंडार है, असीमित है वो। एयर हो गया, ऐसा नहीं है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो एयर उससे कम हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ें हमें नेचर के द्वारा मिली हुई हैं और अगर हम इनका सही से उपयोग करें तो ये हमेशा हमारे लिए लाभदायी ही होंगे। फिर अब दूसरे टाइप का जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो है जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाता है, मतलब समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन या जिसे हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ बताया गया है द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड, ये लिमिट मात्रा में है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स हो गया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। तो प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन अब वनों की क्या हो रहा है, अंधाधुंध कटाई हो रही है। तो जब आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को खड़ा करेंगे और वनों को काटते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब वन पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पे होंगे। तो मतलब जो वन हैं ये वक्त के साथ ख़त्म हो सकते हैं। जो वन्य जीव हैं, मतलब जो जीव जंतु हैं, उनको मारा जा रहा है बेहिसाब अपने यूज के लिए, तो वक्त के साथ वो भी ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से तो ऐसे जीव हैं जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और बहुत से ख़त्म होने की कगार पे हैं। तो कुछ खनिज हो गया, और ये जो कोयला हमने चैप्टर के नाम में ही देखा, कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें मतलब है कि अगर इनका बहुत ज़्यादा यूज होने लगा या इनका बहुत ज़्यादा वेस्ट होने लगा तो ये वक्त के साथ ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह से दो टाइप के हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हमने देखा। अब यहाँ पे हम इस चैप्टर में ओवरऑल देखें तो हम कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो वही चीज़ें बताया गया है कि कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में आगे हम पढ़ेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों मतलब जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। तो जो कोयला है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ये बहुत एक लंबी प्रोसेस के बाद बनता है। ये क्या होता है, ये वक्त के साथ एक तो ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए इन चीज़ों का प्रयोग जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना ही करिए, इनको बर्बाद मत करिए, क्योंकि इनके बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं तब जाके ये बन पाता है। इनका निर्माण कैसे होता है, जो जीव जंतु मर जाते हैं, जो जीव जंतु मर जाते हैं उनके क्या होता है, उन्हें मिट्टी में दबा दिया गया, या पहले क्या था भूकंप आ गया तो बहुत से लोग मिट्टी में दब गए, पेड़ पौधे मिट्टी में दब गए, तो वो चीज़ें नीचे दबती गई और बहुत वर्षों के बाद क्या हुआ, उन्हीं अवशेषों से, उन्हीं मृत से चीज़ों से इनका निर्माण हो गया। इसीलिए इन्हें जीवाश्मी ईंधन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है कि सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। अब हम कोयले के बारे में देखेंगे, कोयले के बारे में सब कुछ जानेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे। तो आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा, यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। तो कोयला लगभग आप सभी ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये कोयले का इमेज है, ये बिल्कुल पत्थर की तरह होता है, पत्थर की तरह दिखता है, ब्लैक कलर का होता है।
तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है और इसको ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। तो जो पहले के टाइम में जो रेल चलती थी, जो ट्रेन्स चलते थे, उनको चलाने के लिए कोयले का ही यूज किया जाता था। कोयले उसमें भाप बनाने की जो प्रोसेस होती थी वो कोयले के माध्यम से होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोयले का जो उपयोग है वो ईंधन के रूप में ही होता है। इसका उपयोग बेसिकली ईंधन के रूप में किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट कोल के बारे में या कोयला के बारे में बताया गया है कि कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस्ड स्टीम टू रन द इंजन। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। कोल इज़ आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। तो इसको फ्यूल के रूप में वेरियस इंडस्ट्री में किया जाता है। अब कोयले की कहानी आपको सुनाई जा रही है। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है। तो स्टोरी ऑफ कोल सुनिए आराम से, कोयले की कहानी सुनिए। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए इनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। 5.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। तो एक कोयले की खान भी आप देख लीजिए, ये है एक कोयले की खान। अब इस कहानी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ सोचे, मिलियन वर्ष पूर्व से हमारा ये जो कोयला है इसके बनने की प्रोसेस शुरू हुई, तो बहुत टाइम लगता है इसको बनने के लिए। जब बाढ़ आता है, भूकंप आता है, तो जो चीज़ें मिट्टी के नीचे दब जाती हैं, तो जैसे जैसे दिन बीतता है वो चीज़ें और मिट्टी में गहराई में जाती हैं, और जितनी नीचे वो जाएंगी, नीचे क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जब बहुत नीचे पहुंच गए, ये अवशेष पेड़ पौधों के या व्यक्तियों के या जानवरों के, तो ये धीरे धीरे क्या होता है, कोयले कार्बन के रूप में परिवर्तित तो होते जाते हैं। तो इसी से जो कार्बन है, कोयला है, ये कार्बन का एक अप्रूप होता है। तो ये इस तरह से कोयले का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग वेटलैंड एरियाज ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लूडिंग। दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड। द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। Under high pressure and high temperature, dead plants got slowly converted to coal. As coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetations into coal is called कार्बोनाइजेशन। तो ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है कोल जो कोल की है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे ही हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं या कार्बनीकरण कहते हैं। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज आल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। तो कोल को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। ये तो हमने शुरू में वाले ही पॉइंट में देख लिया था। जो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, ये क्या होते हैं? ये जीवाश्म ईंधन भी कहलाते हैं, फॉसिल फ्यूल भी कहलाते हैं। ये कोयले की खान आपने देख लिया। अब
और थोड़ा सा क्लियर करते हुए कोयले के बारे में दिखाया गया है कि वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो अब कोयले के प्रयोग पर कोयले का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट इफ़ेक्टेड होता है। हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कोयले के प्रयोग को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोल तार और कोयला गैस। तो ये कुछ जो हमारा कोयला है उससे जो उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है कि कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो कोल के द्वारा कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, जो कि कोक हो गया, कोल तार और कोल गैस। तो अब इन एक एक के बारे में हम जानेंगे कि कोक क्या होता है। यह एक कठोर, संरंध्र और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बनता है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, या जिसमें कह लीजिए कि कार्बन जो है प्योर फॉर्म में होता है, 100% होता है, तो वो कोक ही है। कोक का उपयोग की बात की जाए तो इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। Coke is a tough, porous and black substances. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in the manufacture of steel and in the extractions of many metals. अब आगे कोल तार के बारे में बताया गया है कि अब कोल तार क्या होता है। तो कोल तार को जाना जाए तो यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्यों की बात है कि मॉथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली जो नैप्थलीन की गोलियां भी हैं, वो भी कोल तार से ही बनाई जाती हैं या कोल तार से ही प्राप्त की जाती हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। तो पहले क्या था, कोल तार से ही पक्की सड़कों का निर्माण होता था, लेकिन अब कोल तार की जगह पे बिटुमेन का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको ये भी बता दिया गया है। तो यहाँ कोल तार के बारे में क्या बताया जा रहा है कि कोल तार इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, जो कोल तार है वो मिक्सचर है, किस चीज़ का मिक्सचर है ये चीज़ आगे बताई जा रही है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस। तो ये 200 लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। कौन सा, कोल तार के बारे में है। इसके बाद आगे क्या बताया गया है हमारा कोल तार के बारे में, ये इस जगह पे कि products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastic paints, photographic materials, roofing materials में इन चीज़ों में क्या होता है, कोल तार का यूज होता है। तो ये चीज़ें थी। फिर नैप्थलीन के बारे में बताया गया है कि जो नैप्थलीन की बॉल्स होती हैं वो यूज्ड टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। तो नैप्थलीन भी कोल तार से ही प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आपको बता दिया गया है कि आजकल जो पक्की सड़कों का निर्माण हो रहा है वो कोल तार की जगह पे एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन है उसका प्रयोग करके किया जा रहा है। अब तीसरे टाइप का जो कोयला से बना हुआ उत्पाद था वो है कोयला गैस के बारे में। तो यहाँ अब हम कोयला गैस को जानेंगे कि व्हाट इज़ कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक।
इट इज़ यूज्ड, अब इसका यूज क्या है ये देखेंगे। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। जब कोक जो पहला हमने प्रोसेस देखा था, कोक को ही बनाते समय ये कोयला गैस हमें प्राप्त होता है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये भी ईंधन के रूप में ही उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो ये आपको कोल गैस के बारे में बताया गया है कि शुरू में क्या हुआ था। 1810 में लंदन में तथा 1820 में न्यूयॉर्क में इसका उपयोग, जो कोल गैस है, इसका उपयोग सड़कों में रोशनी के लिए, मतलब रोड लाइट के लिए किया गया था। अब पेट्रोलियम के बारे में बताया गया है, ये इम्पोर्टेंट है पेट्रोलियम आपके लिए। ईंधन के रूप में पेट्रोलियम का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है, ये आप सभी जानते होंगे। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन के प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। तो जो पेट्रोलियम के अंतर्गत हम पेट्रोल और डीजल को जानेंगे, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं। अब पेट्रोलियम कैसे बनता है ये जानेंगे। जैसे हमने कोयले की हिस्ट्री को जाना, वैसे ही अब पेट्रोलियम की हिस्ट्री को जानेंगे। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोयले का निर्माण हमने देखा वो जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से हुआ है, जबकि पेट्रोलियम का निर्माण जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं उनसे हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये नेचुरली ये प्रोसेस हुआ कन्वर्जन का। जो समुद्र में रहने वाले जानवर थे, जैसे कोई घटना हुई समुद्र में और ये जानवर मर गए, तो ये जानवर के जो अपशिष्ट हुए, इनके अवशेष जो बॉडी के हुए, वो समुद्र की बिल्कुल नीचे जो सतह होती है वहाँ जाके बैठ गए। वक्त के साथ उसमें रेत और मिट्टी जमती गई और वो ढक गए। फिर लाखों वर्षों में अब वहाँ पर न तो एयर पहुँच पा रहा है और नीचे का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हुआ और प्रेशर भी बहुत हाई हुआ, जिससे क्या हुआ, लाखों वर्षों की प्रोसेस के दौरान ये जो जीव थे समुद्री, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण कर लिए, मतलब बन गए, परिवर्तित हो गए, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आगे आपको अभी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार को दिखा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते हैं। तो एक बार इस इमेज में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एक पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का भंडारण दिख रहा है। तो ये तैलाशय चट्टान है, यहाँ पर ये जल नीचे है, जल के ऊपर तेल है और तेल के ऊपर गैस है। तो जल जो है ये तेल से हल्की कह लीजिए है, तो इस सॉरी जो तेल है वो जल से हल्की है, तो ये जल के ऊपर है। गैस जो है ये इससे भी हल्की है, तो ये तेल के ऊपर है। तो इस तरह से इस लेयर में ये बटी होती है। फिर सबसे ऊपर ये कुएं हैं, तो ऐसे कुओं के माध्यम से गैस को निकाला जाता है और ऑयल को निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पे एक बेहद ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है कि जो विश्व का पहला तेल का कुआं था वह पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था। मतलब 1859 में वर्ल्ड का पहला तेल का कुआं अमेरिका में खोदा गया या पाया गया। 8 वर्ष बाद 1867 में हमारे भारत में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला।
तो भारत में सबसे पहली बार 1867 में असम के माकुम में तेल का कुआं मिला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। तो ये भारत में कहाँ पर तेल के बेसिन पाए जाते हैं वो बताया गया है, तेल के कुएं कहाँ पर हैं। अब पेट्रोलियम का परिष्करण के बारे में बताया गया है कि जो रिफाइंडिंग ऑफ पेट्रोलियम होता है वो किस तरह से होता है। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेली द्रव्य है। इसकी गंध बहुत ही बुरी होती है, अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। जो पेट्रोलियम होता है वो बहुत से चीज़ों का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों या प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। तो यहाँ पर 5.5 में आपको एक पेट्रोलियम परिष्करणी को दिखाया गया है, मतलब जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है उसको दिखाया गया है। तो ये चीज़ देख सकते हैं। अब इसको जो पेट्रोलियम का रिफाइनरी है इसके बारे में फिर से मैं बताती हूँ कि ये क्या कह रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर, मतलब इसकी स्मेल जो है वो बहुत बुरी होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स। फिर उसके बाद बताया गया है कि द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents of petroleum is known as refining। तो रिफाइनिंग की प्रोसेस के द्वारा सेपरेट किया जाता है पेट्रोलियम के उत्पाद को, और इसे ही क्या कहते हैं, इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। इसी प्रोसेस को पेट्रोलियम परिष्करणी कहते हैं। अब आगे बताया गया है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग यहाँ पे क्या क्या हैं वो देख लीजिए आप। यहाँ पेट्रोलियम के संगठक मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम हैं, एक तो पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म जिसे आप एलपीजी के नाम से जानते हैं, घरों में भी यूज करते हैं। ये पेट्रोलियम का संगठक है, कॉन्स्टिट्यूएंट है एलपीजी या द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग घरों में, उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। दूसरा पेट्रोल है। पेट्रोल को तो आप सभी जानते हैं, मोटर बाइक, कार हो गया और ट्रक, इन सभी में इसका यूज होता है। मोटरों में होता है, सीधे सीधे कह लीजिए। शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया। तीसरा क्या है, मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल भी ईंधन के रूप में ही यूज किया जाता है। केरोसिन का ये स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। डीजल की बात की जाए तो जो बड़े वाहन होते हैं, छोटे वाहनों में पेट्रोल होता है, जैसे स्कूटर, बाइक या स्कूटी हो गया, यहाँ पे पेट्रोल का यूज होता है। लेकिन डीजल का उपयोग आपका जो भारी वाहन है, मतलब बड़े वाहन है, कार, ट्रैक्टर, ट्रक, इन सब में होता है। तो भारी मोटर वाहनों में और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग होता है। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल या जिसे आप स्नेहक तेल कहते हैं, इसका उपयोग किस में होता है, लुब्रिकेशन में होता है या स्नेहन में होता है। छठा है हमारा पैराफिन मोम। पैराफिन मोम की बात की जाए तो पैराफिन वैक्स कह लीजिए, इसका उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में किया जाता है। लास्ट है हमारा बिटुमिन। बिटुमिन का उपयोग पेंट एवं सड़क निर्माण में किया जाता है। तो कुछ ये पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट थे जिनके बारे में अब आप समझ गए होंगे। अब आगे आपको बताया गया है यहाँ पर कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें हम पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेशे जैसे कि पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों मतलब यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बना हुआ है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। तो ब्लैक गोल्ड की संज्ञा पेट्रोलियम को दिया गया है। क्यों?
क्योंकि मेरी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज. These are termed as petrochemicals. These are used in the manufacture of डिटर्जेंट्स. फाइबर्स में भी क्या क्या, पॉलीएस्टर, नाइलॉन, एक्राइलिक इत्यादि. फिर पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स में भी इसका उपयोग होता है. हाइड्रोजन गैस obtained from natural gas. It is used in the productions of fertilizer. यूरिया के प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है. ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. अब हम आगे नेचुरल गैस को जानेंगे कि नेचुरल गैस क्या है. थोड़ा सा गले में खराश है तो चीज़ें आपको दिक्कत कर रही होंगी, पर मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ क्लियर करने की. प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस क्या होता है? तो प्राकृतिक गैस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है. प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है. सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है. अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है या एक स्वच्छ ईंधन है. सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है. तो सीएनजी या नेचुरल गैस तो आपके घरों में यूज होता है, तो इसके बारे में कुछ तो आप जानते ही हैं. फिर भी मैं समझाती हूँ. नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट. इसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत आसानी होती है. थ्रू पाइप्स के द्वारा इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचाया जा सकता है. नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सीएनजी के रूप में इसको हाई प्रेशर में स्टोर किया जा सकता है. सीएनजी इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशंस. It is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. It is a cleaner fuel. तो आजकल सीएनजी का उपयोग क्या हो रहा है, वाहनों में भी किया जा रहा है क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी भी होते हैं. तो यही चीज़ बताई गई है. फिर सीएनजी का अधिक लाभ यह भी है कि यह घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है. मतलब इसको स्टोर करना आसान होता है, यूज करना आसान होता है. पाइपलाइनों का एक ऐसा जाल बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है. तो देखा जा सकता है गुजरात के बड़ौदा में आपको गैस पाइपलाइन और दिल्ली के कुछ भागों में. प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है. भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं. हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है. तो कुछ नेचुरल गैस हमारे भारत में जहाँ पर उसका स्टोरेज है वो बताया गया है कि कहाँ पर जो नेचुरल गैस है उनका स्टोर कहाँ पे है. तो ये चीज़ आपको याद रखना है. नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. तो ये चीज़ तो आगे है. फिलहाल यहाँ पे इसके स्टोरेज का जो ये जगह है ये याद रखिएगा कि वडोदरा के गुजरात में और दिल्ली के सम प्लेसेस में इसको देखा जा सकता है, इसकी पाइपलाइनों को. और उसके बाद जो इसको स्टोर किया गया है वो कहाँ कहाँ किया गया है, तो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में. फिर आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है. तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हज़ारों वर्ष लंबी प्रोसेस होती है. आप प्रयोगशाला में उसे प्रयोग करने के लिए 1000 वर्ष ज़िंदा भी रहेंगे जो इसको बनाएंगे. तो बिल्कुल भी नहीं. इनका बनना एक बहुत ही धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियाँ प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं. वो नेचुरली होती हैं, उनको आप लेबोरेटरी में नहीं क्रिएट कर सकते हैं. कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, तो कुछ हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिट मात्रा में हमें नेचर के द्वारा मिले हैं.
तो उनका बेहिसाब यूज आप नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें इस पॉइंट में बताई गई हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का भी प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है, अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA जिसे कहा जाएगा, यह लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार आप अपने डीजल को बचा सकते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जिसे PCRA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये कुछ एडवाइस देती है पीपल को कि हाउ टू सेव पेट्रोल या डीजल वाइल ड्यूरिंग दियर टिप्स। और इन्होंने जो टिप्स दिया है वो पहला है कि ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल। तो जितना संभव हो सके आप अपनी गाड़ी को, उसकी जो स्पीड है वो समान रखिए, उसको बार बार तेज़ और धीमा ना करिए, इससे पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। दूसरा है यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी को बंद कर दीजिए, ऑन करके मत रखिए। तीसरा है टायरों का दाब सही रखिए। तो टायरों को आप टाइम पे चेक कराते रहिए, उसका प्रेशर चेक कराते रहिए। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करिए। तो आपकी जो गाड़ी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर इंजन वगैरह में कोई दिक्कत है और आप टाइम पे उसकी सर्विसिंग नहीं करा रहे हैं तब भी आपका पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा। तो इस तरह से आप कुछ इन चीज़ों को ध्यान में रख के ये हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको फालतू का वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत मुश्किल हो रहा है आज मुझे बताने में, गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब ये हमारा समरी है, समरी भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहला है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। फिर नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि प्राप्त होते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया जो कि इम्पोर्टेंट था हमारे नॉलेज के लिए। कोयला को जाना, कोयला गैस को जाना, कोलतार, कोक, मतलब ये सारे पॉइंट ही लगभग हमने पढ़ डाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें अपने सजेशंस ज़रूर दिया करिए। अच्छा लगता हो तो लाइक करने से ना हिचकिचाया करिए, लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। राम राम।